हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस में आज जो पॉइंट मैं समझाने वाला हूं, उसमें सबसे पहले पूरी प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर को कैसे कांस्टेंट रखा जाता है, इस डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। इसके बाद इसका प्रेशर और वॉल्यूम डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं, उसको समझाऊंगा। उसके बाद एक डेरिवेशन करेंगे जिसमें इस प्रोसेस के लिए कितना वर्क डन होता है, उसके लिए एक फॉर्मूला निकालेंगे। उसके बाद नॉर्मल कुछ वैल्यू निकालेंगे, जैसे कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी के लिए कितनी वैल्यू रहती है, हीट सप्लाई कितनी रहती है, और चेंज इन एंथैल्पी कितनी रहती है। यदि फ्रेंड्स आप यह सब समझना चाहते हैं तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। इसके अलावा थर्मल इंजीनियरिंग, मटेरियल टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और भी कुछ सब्जेक्ट है, उनसे रिलेटेड मैक्सिमम वीडियो में डाल चुका हूँ। वह सब आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नाम से हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। अब फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले सामने आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर टॉपिक लिखा है। फिर टॉपिक को नॉर्मल हमने इंग्लिश और हिंदी में यहाँ पर एक्सप्लेन करके लिख दिया है, और नीचे एक डायग्राम बना हुआ है। सबसे पहले फ्रेंड्स इसकी टॉपिक को समझेंगे, फिर जो थ्योरी लिखी है उसको इस डायग्राम के थ्रू में समझाऊंगा। तो यहाँ पर लिखा कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। इसका मतलब है हम जो पूरी प्रोसेस कर रहे हैं उस दौरान टेम्परेचर को कैसा रखना है, एक समान रखना है। समझ में आ गया होगा। यहाँ पर क्या करना है, पूरी प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर को एक समान रखना है, या फिर बोल सकते हैं कांस्टेंट रखना है। लेकिन अब एक कांस्टेंट कैसे रखते हैं, इस डायग्राम के थ्रू मैं समझाता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है पिस्टन, सिलेंडर और गैस का कॉम्बिनेशन से। तो यहाँ पर दिख रहा होगा सिलेंडर लिखा हुआ है, एक सिलेंडर बना हुआ है। सिलेंडर को क्या करना है, इसमें पूरा थर्मल इंसुलेटेड कर देना है। यहाँ पर आपको जो ऐसा हैचिंग टाइप के दिख रहे होंगे, ये लाइन सी बनी हुई, ये दिखाया गया कि इसको हमारे चारों ओर क्या कर दिया हमने, इसको थर्मल इंसुलेटेड कर दिया। थर्मल इंसुलेटेड का मतलब होता है कि सिलेंडर के अंदर न तो हीट बाहर से आ पाएगी, ना ही अंदर से बाहर जा पाएगी। कहाँ, जो इसके चारों ओर की बात कर रहा हूं मैं। इसके अलावा ऊपर की ओर यहाँ पर हमने क्या कर दिया, पिस्टन लगा दिए। ये पिस्टन दिख रही है, यहाँ पर लिखा हुआ है। ये पिस्टन आगे पीछे मूव कर सकती है जैसे की कंडीशन होगी गैस के अकॉर्डिंग। गैस अगर एक्सपेंड होगी तो पिस्टन ऊपर की ओर बढ़ेगी, जब इसको कंप्रेस करेंगे तो पिस्टन नीचे की ओर आएगी। इसके अलावा इसमें क्या किया हुआ है, यहाँ पर हमने एक हीट सोर्स लगा दिया। हीट सोर्स मतलब एक हीट देने के लिए हमने एक सोर्स लगा दिया है। जब इसके अंदर टेम्परेचर की कमी होगी गैस के अंदर, तो यहाँ से सप्लाई होगा, और जब इसके अंदर क्या होगा, टेम्परेचर अधिक होगा, तो इस पे रिजेक्ट करेगा इस हीट सोर्स में। अब ये कैसे रिजेक्ट करता है, कैसे हीट सप्लाई होती है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले क्या होता है कि इसको हम जब थर्मल इंसुलेटेड कर देते हैं तो आसपास जो एरिया होता है, जो सराउंडिंग होती है, उससे हीट का कोई भी कांटेक्ट नहीं होता है। न तो हीट सिलेंडर से बाहर आ जाती है, न ही सिलेंडर के अंदर आती है। यहाँ से क्या होता है, जो गैस का टेम्परेचर स्टार्टिंग में क्या होता है, कम होता है। ठीक है, इनिशियल स्टेट पे वन पे, यहाँ पर वन दिख रहा है, ये है इनिशियल स्टेट, नॉर्मल स्टेट। जब गैस का खुद का जो टेम्परेचर होगा, और जो पिस्टन लगा इसका खुद का प्रेशर होगा किसके ऊपर, गैस के ऊपर। यहाँ पर हमने क्या किया, हीट सोर्स लगा दिया। यहाँ से क्या होती है, हीट सप्लाई होती है। कैसी होती है, यहाँ से हीट सप्लाई होगी। जब हीट सप्लाई होगी तो क्या होगी, गैस गर्म होगी, उसका टेम्परेचर परिवर्तन होगा। और हीट सप्लाई हमने बताया था कब तक होती है, जब तक कि जो हमने हीट सोर्स लगाया है ये T1, तो यहाँ से जो हीट सप्लाई कर रहा है गैस को, कि गैस की और जो इसकी टेम्परेचर एक समान ना हो जाए। जब ये एक समान हो जाता है तो इसमें क्या होता है, जो हमारी गैस है वह एक्सपेंड होगी। जब एक्सपेंड होगी तो पिस्टन के ऊपर प्रेशर डालती, पुश करती है आगे की ओर। तो पिस्टन आगे की ओर बढ़ेगी तो इसकी गैस में क्या होगा, टेम्परेचर में परिवर्तन होगा। जैसे ही परिवर्तन होगा तो ये हीट सोर्स दिख रहा है यहाँ पर, ये हीट सोर्स और क्या कर देगा, और हीट सप्लाई कर देगा। ठीक है, और हीट सप्लाई कर देगा तो पिस्टन आगे की ओर धीमे धीमे बढ़ेगी। तो पूरी 1 से 2 तक पिस्टन पहुंचेगी। उस दौरान जो भी गैस के अंदर हीट में परिवर्तन होगा, उस परिवर्तन की पूर्ति के लिए यहाँ पर जो हीट सोर्स लगा वह कंटिन्यू हीट सप्लाई करता रहेगा यहाँ तक, और हीट में कमी नहीं होने देगा। क्योंकि हीट कैसी रहेगी, एक समान रहेगी। एक समान क्यों रहेगी, क्योंकि इस गैस का टेम्परेचर बढ़े, थोड़ा ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो कम होगा, और ये यहाँ से हीट सप्लाई तुरंत होगी। क्योंकि हीट सप्लाई कैसी होती है, हायर बॉडी टू लोअर बॉडी। जिस बॉडी का टेम्परेचर अधिक होगा उससे जिस बॉडी का टेम्परेचर कम होगा। तो यहाँ पर जैसे ही गैस का टेम्परेचर कम होता है तो जो हमारा हीट सोर्स लगा हुआ है टेम्परेचर बढ़ा देता है किसका, गैस को।
हीट सप्लाई करके। तो इस तरह क्या होता है, पूरी 1 से 2 तक जब पिस्टन पहुंचेगी उस दौरान इट जो जो इस हीट सोर्स के द्वारा कंटिन्यू टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाता है। ठीक है, कांस्टेंट कैसे रहता है हम बता चुके कि जब तक दोनों बॉडी का टेम्परेचर एक समान नहीं रहेगा जब तक हीट सप्लाई होती रहती है। जैसे एक समान रहता है तो हीट सप्लाई बंद हो जाती है। तो इस तरह क्या होता है, जैसे ही गैस का टेम्परेचर कम होने लगता है तो यहाँ से हीट सप्लाई होती रहती है। जैसे पिस्टन आगे को ओर बढ़ता है, गैस एक्सपेंड होती है, टेम्परेचर में परिवर्तन होता है, तो हीट सोर्स से हीट सप्लाई होती है। और 1 से 2 के दौरान पूरी कंटिन्यू क्या रहता है, टेम्परेचर एक समान रहता है। टेम्परेचर एक समान कैसे रहता है मैं समझा चुका हूं, इट इस हीट सोर्स के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या होता है यदि हम इसको कंप्रेस करते हैं, यहां से यदि इसको हम कंप्रेस करते हैं, ये क्या हुआ एक्सपेंड। याद रखें जब पिस्टन बाहर की ओर जा रही है 2 तक, 1 से 2 तक जा रही है तो क्या हुआ एक्सपेंड हुई। क्यों एक्सपेंड क्यों हुई, यहाँ पर क्या हो रहा है, गैस प्रेशर रिलीज हो रहा है और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। लेकिन जब हम कंप्रेस करेंगे तो वॉल्यूम कम होगा और प्रेशर अधिक होगा। तो कंप्रेस करने के दौरान क्या होगा, इसका टेम्परेचर में परिवर्तन होगा। तो जब टेम्परेचर में परिवर्तन होगा तो क्या होगा, इसके टेम्परेचर जब टेम्परेचर इसका गैस का अधिक होगा, इसका टेम्परेचर अगर कम होता है तो ये क्या करेगी, टेम्परेचर को रिजेक्ट कर देगी गैस, कहां पर, हीट सोर्स पर। समझ में आया कि टेम्परेचर जब बढ़ता है तो ये टेम्परेचर को गैस क्या करती है, रिजेक्ट कर देती है हीट को, कहां, इस सोर्स में। और जब टेम्परेचर गैस का कम होता है तो यहाँ से हीट ले लेती है और टेम्परेचर को एक समान बनाए रखती है। अब फ्रेंड्स ये तो नॉर्मल इसकी मैंने सिस्टम बताया कि कैसे कांस्टेंट टेम्परेचर को रखा जाता है। अब इसी को हम क्या समझेंगे, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम से समझेंगे। इसमें एक चीज समझ में आई होगी आपको कि जब हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं तो उस दौरान वॉल्यूम में परिवर्तन होता है, वॉल्यूम कम और ज्यादा होता है। इस तरह प्रेशर भी परिवर्तन होता है, प्रेशर भी कम और ज्यादा होता है। अब हम इसको एक पीवी डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं कैसे पीवी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले पॉइंट 1 से देखेंगे। पॉइंट 1 पे अगर हम देख रहे हैं तो गैस के ऊपर जो पिस्टन है उसका प्रेशर कैसा है, अधिक है। याद रखें पिस्टन का प्रेशर गैस के ऊपर कितना है, अधिक है। लेकिन वॉल्यूम क्या है, यहाँ पर कम है 2 की तुलना में। याद रखें किसकी, 2 की तुलना में। अगर 1 पे देखेंगे तो प्रेशर अधिक है और वॉल्यूम कम है। लेकिन जब पिस्टन 2 पर पहुंच जाती है, कहाँ, 2 पर पहुंच जाती है, तो हम जानते हैं जब गैस एक्सपेंड हो जाती है तो उसका प्रेशर रिलीज हो जाता है। तो प्रेशर क्या होगा, 2 पर कम है जबकि वॉल्यूम अधिक है। तो दोनों पॉइंटों में आप समझ गए होंगे, पॉइंट 1 पर प्रेशर अधिक है, वॉल्यूम कम है। पॉइंट 2 पर प्रेशर कम है और वॉल्यूम अधिक है। यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर कैसा है, यदि प्रेशर बढ़ता है तो वॉल्यूम कम होता है और वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर कम होता है। ये जो रूल्स है या फिर लॉ है, ये किसने दिया था, चार्ल्स लॉ ने। चार्ल्स लॉ ने बताया था कि जो प्रेशर होता है वह डायरेक्टली इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, प्रेशर डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम रहता है। क्या होता है, प्रेशर वॉल्यूम के डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है यदि प्रेशर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम होगा। यह किसके लॉ के अकॉर्डिंग होता है, चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग। अब उसी के अकॉर्डिंग हमने क्या बनाया, एक डायग्राम बनाया हुआ है। यहाँ पर देखेंगे, इस पॉइंट 1 पर देखेंगे, पॉइंट 1 पे प्रेशर देखे तो हमने क्या किया, इस लाइन पर जो प्रेशर दिखा रहे हैं, इस लाइन पर क्या दिखा रहा है, वर्टिकल पर प्रेशर, हॉरिजॉन्टल लाइन पर वॉल्यूम। इस पर प्रेशर हमने क्या कर दिया, अधिक दिखाया, मतलब पॉइंट ऊपर ले गए। वॉल्यूम कम है तो पॉइंट वॉल्यूम कहाँ, यहाँ पास में लाए, वॉल्यूम को कम दिखाया, क्योंकि इस पर आगे की ओर बढ़ेंगे तो अधिक होगा और अंदर की ओर आएंगे तो कम होता है। इस तरह इस लाइन पे ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो प्रेशर अधिक होगा और नीचे की ओर आएंगे तो प्रेशर कम होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं हमने वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ाया हुआ है क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम कम है, V1 लिख दिया और प्रेशर को अधिक दिखाया है, मतलब P1, पॉइंट 1 हो गया। अब इसी तरह जब ये पिस्टन 2 पर पहुंची तो प्रेशर कम हुआ, तो यहाँ पर देख रहे हैं हमने प्रेशर को पॉइंट 2 दिखाया, मतलब प्रेशर यहाँ पर कम है। ये कहाँ, पॉइंट 2 पर, इसलिए हमने क्या किया, स्केल को यहाँ कम लेगा जहाँ पर 2 है। और वॉल्यूम यहाँ पर, यहाँ से अगर यहाँ तक देखेंगे तो 1 की तुलना में 2 पॉइंट पर वॉल्यूम अधिक है। तो V2 हमने कहाँ पर दिखाया है, यहाँ पर, जो कि बढ़ते हुए क्रम में V2 दिखाया अधिक। अब P2 यहाँ से ले गए, V2 यहाँ से ले गए, तो यहाँ पर क्या मिला मुझे, पॉइंट 2, और 1 इधर से ले गए, 1 इधर से लाए तो पॉइंट 1 मिला। अब इसको एक दूसरे से हमने मिला दिया। ठीक है, किसको मिला दिया, इसको मिला दिया। और हमें बढ़ते हुए क्रम में दिखाना प्रेशर को, कहाँ तक, पॉइंट 2 की ओर दिखाना, तो हमने एरो 1 से 2 की ओर दिखाया, यहाँ पर दिख रहा होगा। इसी को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर और आइसोथर्मल प्रोसेस। इसको डिनोटेट करते हैं PV इक्वल टू C, क्योंकि अभी मैंने बताया चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग।
चार्ल्स लॉ क्या कहता है, पीवी इक्वल टू सी। सी क्या कांस्टेंट है, पी प्रेशर और वी वॉल्यूम। ठीक है, ये कैसे निकलता है, चार्ल्स इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है उसी के अकॉर्डिंग। अब फ्रेंड्स इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स नॉर्मल कुछ डाटा कंसीडर करते हैं। हमने मान लिया mkg गैस है और उस कांस्टेंट टेम्परेचर पर स्टेट 1 के 2 के बीच में हमें प्रोसेस करना है। तो इस दौरान जो प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर होगा, पॉइंट 1 पर P1 V1 T1 होगा और पॉइंट 2 पर प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या होगा, P2 V2 और T2। इसके बाद फ्रेंड जैसा कि मैंने हर एक प्रोसेस के लिए डेरिवेशन किया वही पॉइंट लेंगे। सबसे पहले प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशनशिप निकालेंगे। सबसे पहले उसको निकाल के मैं बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते हैं जो गैस इक्वेशन होती है पीवी इक्वल टू mr T1 से हम क्या निकालते हैं, गैस इक्वेशन P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। अब यहाँ पर T1 T2 कैसे इक्वल है, एक समान है क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो T1 से T2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, T1 से T2 कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास बचेगा P1 V1 इक्वल टू P2 V2 और इक्वल टू C होता है जो आपने चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग पढ़ा था। तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, PV इक्वल टू C भी लिख सकते हैं। तो मैं इसको समझा देता हूँ। अब यहाँ से देख सकते हैं T1 T2 इक्वल है तो हमने क्या लिख दिया, P1 V1 इक्वल टू P2 V2 क्योंकि T1 से T2 कैंसिल हो जाएंगे। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग PV इक्वल टू C क्योंकि PV इक्वल टू P1 V2 P1 V1 इक्वल टू P2 V2 होता है। इस तरह और भी लिख सकते हैं P3 V3 इक्वल टू C। तो PV इक्वल टू C क्यों लिखते हैं, इसको समझ में आ गया होगा आपको क्योंकि चार्ल्स लॉ पर काम करता है PV इक्वल टू C। प्रेशर इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो फ्रेंड्स चार्ल्स लॉ आपको याद होगा तो आपको समझ में आ गया होगा पीवी इक्वल टू सी क्यों लिखते हैं इस प्रोसेस को। तो यहाँ पर कई जगह एरो लगा के आपको लिखा होगा पीवी इक्वल टू सी। अब फ्रेंड्स इसके वर्क डन के लिए चलते हैं। वर्क डन का फॉर्मूला समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स ये वर्क डन का सामने आपको दिख रहा होगा, किसी प्रोसेस के लिए जो वर्क डन निकालते हैं आपको मैं नॉर्मल बताया होगा प्रोसेस 1 से 2 के दौरान W12 इक्वल टू P ब्रैकेट के अंदर V2 माइनस V1 बताया हुआ था। लेकिन वो फॉर्मूला कहाँ से बनता है, इसी फॉर्मूले से बनता है। क्योंकि अब इस फॉर्मूले से हम कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस के लिए कैसे वर्क डन निकालते हैं ये मैं बताने वाला हूँ, इसलिए मैंने उस फॉर्मूले को यहाँ नहीं लिखा है। W1 से 2 इक्वल टू P V2 माइनस V1। इसलिए अब क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट हम इंटीग्रेशन करेंगे और P की वैल्यू निकालेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, इस जो दिख रहा है दोनों साइड हम क्या ले लेंगे, इंटीग्रेशन ले लेंगे। इधर भी इंटीग्रेशन लगा देंगे और इधर भी इंटीग्रेशन लगा देंगे। और जो हम प्रोसेस कर रहे हैं V1 से V2 के दौरान उसको हम लिमिट ले लेंगे। कैसे लिमिट लेंगे और कैसे पूरा फॉर्मूला ड्राइव करेंगे इसको आप समझ लें थोड़ा सा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इसको मैंने क्या किया, इंटीग्रेशन किया जो कि यहाँ पर दिख रहा होगा 1 से 2 डेल डब्ल्यू इक्वल टू 1 से 2 पीडीवी जो यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है। इंटीग्रेशन करने के बाद क्या करेंगे, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगी, ये एक पाथ फंक्शन है 1 से 2 इक्वल टू पीडीवी। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, पी की वैल्यू निकालते हैं जैसा कि मैंने जो हमारे चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो लॉ है पीवी इक्वल टू सी उसी से। ठीक है, उससे कैसे निकालते हैं, जैसा कि हमने बताया पीवी इक्वल टू P1 V1 होता है इक्वल टू P2 V2 इक्वल टू P3 V3। अब प्रोसेस नॉर्मल है तो हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, PV इक्वल टू P1 V1 से। हमें यहाँ क्योंकि वैल्यू चाहिए P की, तो अगर इस इक्वेशन से हम P की वैल्यू निकालते हैं तो P इक्वल टू हो जाता है, V कहाँ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, P1 V1 अपॉन V हो जाएगा। अब P की वैल्यू आ गई P1 V1 अपॉन V, तो हम इसको कहाँ रख सकते हैं, इस इक्वेशन में रख सकते हैं। तो इसमें हमने देख रहा होगा आपको यहाँ पर रख दिया और लिमिट लगा दी V1 से V2 के बीच में, क्योंकि हम V1 से V2 के जो वॉल्यूम है उसके बीच में हम इसका डेरिवेशन कर रहे हैं। तो आगे आगे देखेंगे dv क्या है जो यहाँ पर ऑलरेडी लगा हुआ था। इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर दिख रहा है dv के रिस्पेक्ट में v है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, लेकिन P1 V1 क्या है, अलग है। तो इसको क्या है, कांस्टेंट लेके हम बाहर निकालेंगे। तो P1 V1 यहाँ पर कांस्टेंट निकाल लिया, यहाँ पर 1/v और dv बचा, क्या बचा, 1/v और dv बचा। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हम जानते हैं P1 V1 ऑलरेडी बाहर ही है। 1/v का जो इंटीग्रेशन होता है 1/x का आपने पढ़ा होता है log e x होता है। तो इसकी जगह क्या है, 1/v है, तो क्या हो जाएगा, log e v हो जाएगा। लिमिट लग जाएगी V1 से V2 के बीच में। अब इसकी जब लिमिट तोड़ेंगे तो P1 V1 log e क्या हो जाएगा, V2 अपॉन V1, क्या हो जाएगा, V2 अपॉन V1। तो P1 V1 log e V2 अपॉन V1 हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स आपको कैसे। इसको मैं साफ सुथरा लिखता हूँ और फिर आगे और बताता हूँ।
तो फ्रेंड्स यहाँ फाइनल में W का जो वर्क डन है 1 से 2 प्रोसेस के बीच में P1 V1 log E V2 अपन V1, यहाँ आपको साफ सुथरा दिख रहा होगा। अब इसके बाद इसमें क्या क्या परिवर्तन कर सकते हैं उसको भी मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर दिख रहा होगा सबसे पहले फ्रेंड्स, यदि हम जो ई को हटाते हैं, ई लगा हुआ है जो यहाँ पर, इस ई को हटाते हैं तो ई को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, इसका जो पूरा कैलकुलेशन आ जाएगा कि 2.3 V1 P1 V1 log V2 अपॉन V1। याद रखें, अगर ई लॉगरिथम लेंगे जो कि कैलकुलेटर में ये भी मिल जाएगा, लेकिन अगर डायरेक्ट लॉग लेना चाहते हैं आप तो उसमें क्या होगा, इसको ई को हटा के हम क्या करेंगे 2.3 लगा देंगे डायरेक्ट, और P1 V1 की वैल्यू रख देंगे और लॉग रखेंगे V2 अपॉन V1 रखेंगे। तो याद रखें, इस ई को हटाने के लिए हम अगर ई हटा रहे हैं तो इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, और ई लगा कर रख रहे हैं जो कि कैलकुलेटर में आपको लॉग भी मिल जाएगा और लॉग ई भी मिल जाएगा। ठीक है, तो दोनों फॉर्मूले से कोई भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अब नेक्स्ट परिवर्तन क्या सकते हैं, ये V2 अपॉन V1 की जगह हम क्या रख सकते हैं, आर रख सकते हैं। आर रखने से क्या होगा, इसका जो एक्सपेंशन और कंप्रेशन रेशो किसी के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि एक्सपेंशन रेशो अगर क्वेश्चन के अंदर गिवन है V2 अपॉन V1, तो हम इस R की जगह डायरेक्ट क्या रख सकते हैं, R ही रखकर हम क्या कर सकते हैं, जो भी वैल्यू है उसको रख सकते हैं। तो R क्या है, एक्सपेंशन रेशो और कंप्रेशन रेशो। R ही रखेंगे तो क्या हो जाएगा V2 अपॉन V1। एक्सपेंशन रेशो अगर इस R की जगह RC रख देते हैं तो वह होता है कंप्रेशन रेशो। कंप्रेशन रेशो याद रखें होता है V1 अपॉन V2। क्या होता है, V1 अपॉन V2। तो इतने जो मैंने समझाया उसको ध्यान से समझ लें, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ई को हटाएंगे तो 2.3 का मल्टीप्लाई हो जाता है जो कि कैलकुलेशन से एक वैल्यू आई है फॉर्मूले के अंदर, और लॉग रख देंगे डायरेक्ट V2 अपॉन V1 हो जाएगा, V1 V1 का मल्टीप्लाई करके। इसके अलावा यदि हम इसका एक्सपेंशन और कंप्रेशन रेशो गिवाने तो एक्सपेंशन रेशो के लिए जो आर की जगह क्या हो जाता है, V2 अपॉन V1 हो जाता है, और कंप्रेशन रेशो के लिए जो आर की जगह क्या हो जाएगा, V1 अपॉन V2 हो जाएगा। तो एक्सपेंशन कंप्रेशन रेशो को ध्यान रखें इस आर की जगह जब वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, एक्सपेंशन रेशो दिया हुआ तो आर ही रखेंगे, कंप्रेशन रेशो दिया हुआ तो आरसी रखेंगे, और दोनों की यहाँ पर वैल्यू गिवन है। अब फ्रेंड्स इसको प्रेशर के रूप में चेंज करना है तो कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स ऊपर से मैंने कई बार बता चुके हैं, P1 V1 इक्वल टू P2 V2 होता है, PV इक्वल टू P1 V1 होता है। ठीक है, तो अगर इस फॉर्मूले से हम क्या निकाला, V2 अपन V1 निकालें, ये V2 अपन V1 अगर निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, V1 कहाँ जाएगा, V2 के नीचे, क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, और P1 इधर ही रहेगा तो P1 के नीचे क्या आ जाएगा, P2 आ जाएगा। तो हम इस इक्वेशन को कैसा लिख सकते हैं, V2 अपन V1 इक्वल टू P1 अपन P2 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, P2 V2 हो जाएगा, P1 V1 हो जाएगा, जो कि इसके इक्वल होगा। तो इस इक्वेशन को हम कैसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पर हमें दिख रहा है V2 अपन V1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, P1 अपन P2, जो एक दूसरे के इक्वल है। तो इस इक्वेशन में हम V2 अपन V1 की जगह क्या लिख सकते हैं, P1 अपन P2, जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है 2.3 P1 V1 log P1 अपन P2। इसको याद रखें, अगर प्रेशर के टर्म में दिया है तो इस फॉर्मूले का यूज करके भी हम वर्क डन निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये वर्क डन कैसे निकालते हैं अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब नॉर्मल जो भी आगे फॉर्मूले बचे हुए हैं, जैसे कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी, हीट सप्लाई और चेंज इन एंथैल्पी, उसको भी जल्दी से मैं समझा देता हूँ। तो फ्रेंड्स चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला कॉमन होता है mcv T2 माइनस T1। यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो T2 इक्वल टू T1 होगा, तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, टर्म जीरो हो जाएगा। मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी इस प्रोसेस के दौरान, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस के दौरान कैसी रहती है, जीरो रहती है। अब नेक्स्ट हीट सप्लाई की बात कर लेते हैं। तो हीट सप्लाई आप देख रहे होंगे, जानते हैं फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग Q1 से 2 इक्वल टू क्या होता है, U2 माइनस U1 प्लस W, मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी और वर्क डन के योग के बराबर होता है क्या होती है, हीट सप्लाई। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी है, जीरो होती है इस प्रोसेस के लिए, तो इसकी जगह अगर जीरो रख देंगे तो हीट सप्लाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा। मतलब इस प्रोसेस के दौरान हमें याद रखना है कि जितनी हम हीट सप्लाई करते हैं उसके बराबर ही हमें वर्क डन मिलता है। तो याद रखें चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होती है, जीरो होती है कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस के दौरान, और जो हीट सप्लाई है वो है वर्क डन के बराबर होती है। जो भी हमने वर्क डन का फॉर्मूला निकाला उससे जो वैल्यू निकलेगी वही हमारी क्या होगी, हीट सप्लाई होगी, उतनी ही वैल्यू। अब चेंज इन एंथैल्पी भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स चेंज इन एंथैल्पी का फॉर्मूला आप जानते हैं, मैं बार बार प्रोसेस में बता चुका हूँ। यहाँ पर देख रहे हैं हम U2 माइनस U1 क्या है, यहाँ पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो है तो हमने उसको जीरो कर दिया, हमारे पास बचा P2 V2 माइनस P1 V1। तो इसकी जगह P1 V1 इक्वल टू MRT1, P2 V2 इक्वल टू MRT2 अगर यहाँ पर पुट कर देते हैं तो T1 T2 क्या है, एक समान है, MR अगर कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, T2 माइनस T1।
अब T2 और T1 एक समान है तो क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो MRB क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो एंथैल्पी भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो फ्रेंड्स हमें 3 पॉइंट याद रखना है इसके अंदर कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होती है, जीरो होती है, और चेंज इन एंथैल्पी भी क्या होती है, जीरो होती है। लेकिन जो हीट सप्लाई होती है वह वर्क डन के बराबर होती है। फ्रेंड्स जो भी मैंने समझाने की कोशिश की आज, यदि आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।